गुड इवनिंग ऑल सोल कैप्टन। गुड इवनिंग सर। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम किन किन विषयों पे बात करने वाले हैं, क्या क्या हमारा मेन मोटो रहेगा इस डिस्कशन का। 1 घंटे में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम एक जनरल टर्म में बात करेंगे कि डिजीज होता क्या है, आखिर इंसान बीमार ही क्यों पड़ता है, आखिर बीमारी होती ही क्यों है। दूसरा, बीमारी जो होती है उसकी मेन वजह क्या होती है, वो बीमारी का जड़ क्या होता है। जैसे आपको कोई पेड़ दिख रहा है, तो उस पेड़ की जड़ कहाँ पे है, उस जड़ को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब बीमारियां होती हैं तो उन बीमारियों को ठीक कैसे किया जाए, क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। क्या हमें दवा लेनी चाहिए या हमें नेचुरोपैथी अपनाना चाहिए, घरेलू मेडिसिन अपनानी चाहिए, क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं दवाइयों के। और फाइनली एक एग्जैक्ट सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या है किसी भी रोग को ठीक करने का, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। पिछली आज के एग्जाम्पल में हम बात करेंगे सर्दी खांसी बुखार। नॉर्मल जो बच्चों को ये बीमारी पकड़ती है, खासकर जब वेदर चेंज होता है तब खास करके ये बीमारी पकड़ती है। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पुट योर कैमरा ऑन सो दैट वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट। इट्स एन इंटरेक्टिव सेशन, इट्स नॉट अ वन वे सेशन। अब चाहें तो बीच में अगर आपको बोरिंग लगे तो आप छोड़ के जा सकते हैं, अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर डिजीज है क्या, ये कहाँ से आती है। कोई शेयर करना चाहेगा कि डिजीज कहाँ से आती है, कोई भी बीमारी जो है वो कहाँ से आती सर कुछ गलत खान इन्फेक्शन। पान से और गलत रहन सहन से डेली की जो दिनचर्या है, जब वो भी अपसेट होती है, मतलब आती बाहर से ही है। भगवान तो स्वस्थ शरीर के साथ ही हमें नीचे भेजते हैं, लेकिन गलत खान पान से और रहन सहन से। है। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। प्रतिभा जी भी कुछ कह रही थी। सर कुछ इन्फेक्शन होता है तो सर्दी खांसी होता है। नहीं, वो इन्फेक्शन कैसे होता है, वही तो जड़ की हम जड़ तलाश रहे बाहर हैं। बाहर से कुछ जर्म्स। जर्म्स, जर्म्स से होता है, ओके। ठीक है। एयर में देखिए, जर्म्स घूमते हैं ना, जर्म बाहर से आते हैं। हाँ देखिए, इस पे बहुत सारे रिसर्चेज चल रहे हैं और आज तक इंसान इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया है कि एग्जैक्टली ये बीमारियां कहाँ से आती हैं। खासकर जो मेडिकल साइंस है, वो अभी तक ये नहीं खोज पाया है कि बीमारियां कहाँ से आती हैं और इनको कैसे ठीक किया जाए। हम भले ही साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन मेडिकल फील्ड में हम बहुत पीछे हैं। आज भी हमारे शरीर का केवल 6% नॉलेज ही डॉक्टरों के पास है, 94% नॉलेज अभी भी लोगों के पास नहीं है। इस शरीर में कौन सा ऑर्गन कैसे काम करता है और उसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि अगर सारी जानकारी हो जाती तो लोग शायद मरते ही नहीं। जब तक लोग 70-80 साल के ना हो जाए तब तक मरते ही नहीं। तो केवल नाम के वास्ते हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम बहुत पीछे हैं और भगवान की दी हुई बॉडी को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आज मैं बात करूंगा वैदिक नॉलेज के बारे में, जो हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि महर्षियों ने नेचुरोपैथी के बारे में लिखा है। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, मेडिकल साइंस के ऊपर हमारी चर्चा नहीं हो, क्योंकि जहाँ कुछ ज्ञात ही नहीं है, जहाँ कुछ नॉलेज ही नहीं है किसी को, तो उसके बारे में बात करके भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपने नाइट फ्लाई जरूर देखा होगा, जुगनू। जुगनू जो होता है वो रात में चमकता है। कितने लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर जुगनू क्यों चमकता है। चमकता है तो चमकता है, देखो एंजॉय करो, चमकने दो उसको। तो ये जो बीमारी भी है वो भी वैसे ही है, एकदम चमकते हुए जुगनू की तरह आती है, आने दो, जाती है, जाने दो।
कभी हम जड़ तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर ये बीमारी क्यों आई। क्योंकि नॉलेज लेना, नॉलेज के सोर्स को ढूंढना, उसको पढ़ना, उसको समझना कष्टकारी है। अभी हमने एक क्वेश्चन डाला था ग्रुप में कि सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है। सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो कंफर्ट को मिला है। और वास्तव में सच्चाई भी यही है कि कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं आना चाहते। तो डिजीज के सोर्स को पता करना भी हम नहीं चाहते हैं। हमें कोई बीमारी हुई तो ना ही डॉक्टर को मतलब है, ना ही आपको मतलब कि आखिर ये क्यों हुआ। लूज मोशन आखिर ये क्यों हुआ, बुखार आखिर ये क्यों हुआ, सर्दी खांसी क्यों हुआ। जब ये जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीमारी आ कहां से रही है। जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम शरीर में हुई, भागते हुए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, दवा दे दो। तो डॉक्टर आपके सिम्टम को देखेगा और दवाई लिख देगा। हेडेक हो रहा है तो हेडेक की वाली दवाई लिख देगा, पेट दर्द बोलोगे तो पेट दर्द की दवाई लिख देगा। तो डॉक्टर जो है आपके रूट को जाने की कोशिश करता है क्या? कभी नहीं करता। और आपने कभी किया? कभी नहीं किया। आपको बस एक ही चीज से मतलब है, हम ठीक कब होंगे, कितने दिन लगेंगे। अगर आपने एक दिन में ठीक कर दिया तो यू आर द बेस्ट डॉक्टर, हर बार मैं आप ही के पास आऊंगा। और कहीं डॉक्टर ने कह दिया भाई 4 दिन कम से कम लगेंगे, तो कैसे डॉक्टर हो तुम, कौन किसने डिग्री दे दी तुम्हें, डॉक्टर किसने बनाया? तो डॉक्टर क्या करेगा, सबसे हार्ड वाली दवाई देगा, सबसे हार्ड पावर की दवाई, भाई इसको एक दिन में ठीक होना है, तो इसको 700-800 mg का पैरासीटामोल दे दो। तो ये रिक्वायरमेंट किसकी है? रिक्वायरमेंट आप ही ने क्रिएट की है, और आपके हिसाब से ही मेडिकल साइंस ढलते चला जा रहा है। सबको तुरंत इफेक्ट चाहिए। बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए, ये बाद में पूछते हैं कि मेरे बच्चे को क्या हुआ है और क्यों हुआ है, सबसे पहले पूछते हैं कब ठीक हो जाएगा बच्चे। कल तक ठीक हो जाएगा, फीवर शाम तक उतर जाएगा। तो ये हमने ही सारे नैरेटिव को बनाया हुआ है। और रीजन ये है कि हम बाहर से तो शरीर को देखते हैं कि बाहर से शरीर में क्या हो रहा है, कहाँ चमक आ रही है, कहाँ पे पिगमेंटेशन हो रहा है, कहाँ पे खरोच आ रही है, अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता। अंदर के ऑर्गन्स किस तरह से परेशान हो रहे हैं, किस ऑर्गन के ऊपर फैट इकट्ठा हो रहा है, कौन से ऑर्गन में खरोच आई हुई है, कौन सा ऑर्गन जो है जल रहा है, वो पता नहीं। और हमें ही नहीं, मेडिकल साइंस को भी बहुत सारी चीजें नहीं पता। जैसे कि सेल कैसे काम करता है, लीवर के एग्जैक्ट फंक्शन क्या होते हैं, लीवर और किडनी के बीच में क्या रिलेशन है, लीवर और माइंड के बीच में क्या रिलेशन है, बहुत सारी चीजें जो है आज तक पता नहीं। तो सबसे पहले हम आज जड़ जानने की कोशिश करेंगे। अब पहला सवाल ये रहेगा कि आखिर बीमारी क्यों होती है। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आपके हाथ में, उंगली में कांटा चुभ गया। कांटा चुभने के बाद जब आप कांटे को निकाल देंगे तो यहाँ पे एक वुंड रह जाएगा, घाव सा रह जाएगा, और धीरे धीरे वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी और हाथ फूल जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये हाथ फूल गया, इसका मतलब बॉडी ने ऑटोमेटिक कुछ रिएक्शन दिया, शरीर में कुछ गड़बड़ी हुई तो बॉडी ने रिएक्ट किया और हाथ में स्वेलिंग आ गई। तो ये जो स्वेलिंग का आना है, ये अच्छा है या बुरा है, ये समझने की जरूरत है हमें। क्योंकि ऑटोमेटिक रिएक्शन है बॉडी का। तो ये स्वेलिंग का आना, ये बॉडी का ऑटोमेटिक रिएक्शन होना, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन हम समझते हैं कि ये बुरा हो गया और भागते हैं डॉक्टर के पास, ये देखो स्वेलिंग हो गई। तो आपको उधर से पेन किलर दे देगा, एक एंटीबायोटिक दे देगा, एक टिटनेस का इंजेक्शन दे देगा, और तमाम सारी चीजें। लेकिन वो तो बॉडी का रिएक्शन था ना, नेचर ने ऐसे ही बनाया है आपको। और ऐसा इसलिए होता है
कि जब आपके हाथ में कांटा चुभा तो अंदर के जो मसल्स हैं वो ब्रेक हो गए हैं, जो नर्व्स हैं छोटे छोटे वो ब्रेक हो गए हैं, और अब उनको रेस्ट की जरूरत है। अब उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो और ज्यादा डैमेज होगा। तो बॉडी ने ऑटोमेटिक एक कवर क्रिएट कर दिया, स्वेलिंग करके ऑटोमेटिक एक कवर क्रिएट कर दिया, चारों तरफ से मोटा चमड़ा हो गया। अब थोड़ा दबेगा तो आपको दर्द होगा, और जब दर्द होगा तो उसके ऊपर आप प्रेशर नहीं देंगे। अगर वो नहीं फूलता तो आप क्या करते? उसी हाथ से जो मर्जी वो करते, और आपका जो नर्व्स था वो टूटता चला जाता, फ्रैक्चर होता चला जाता। तो भगवान ने तो बड़ी अच्छी बॉडी बनाई है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो उन्होंने स्वेलिंग कर दी, ताकि भाई आप उस हाथ को यूज ना करो, उस हाथ को, उस उंगली को थोड़ी रेस्ट मिल जाए। और 2-3 दिन में स्वेलिंग अपने आप कम हो जाती है, जैसे जैसे अंदर के वुंड सूखने लगते हैं स्वेलिंग अपने आप ठीक होने लगती है, कम हो जाती है। तो ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचर है, प्रकृति है। अब हम उस प्रकृति में क्या करते हैं? विघ्न डालते हैं। जैसे हम उसके लिए एंटीबायोटिक खाएंगे, पेन किलर खाएंगे, तो जो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है बॉडी का वो रुक जाएगा, बॉडी अपना काम नहीं करेगी। किसी भी नेचुरल चीज में हम बाधा डालेंगे तो ऐसा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आपके स्वेलिंग आ गई है, और मैं अपनी बात कर लूं, मान लीजिए मुझे स्वेलिंग आ गई है और उसके बाद मैं सेविंग करने गया। अब मैं इस हाथ को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, सेविंग करना है मुझे ऐसे पकड़ के रेजर को, ये हाथ में यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ये वाला हाथ यूज करूंगा। अब इस हाथ से सेविंग करने की आदत नहीं, तो चांसेस हैं कि क्रैच आ जाए, कट जाए, गाल से खून आने लगे। तो खून तो एक लिक्विड है, एक जगह मान लो कट गया तो वहां से तो सारा खून बाहर आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आता है? क्योंकि भगवान ने यहाँ भी एक सिस्टम बना रखा है। विटामिन के होता है ना बॉडी के अंदर। हाँ, तो वो क्लॉट कर देगा, 1-2 बूंद 4 बूंद खून निकलेगा, उसके बाद वो क्लॉट हो जाएगा। तो ये सब नेचुरल मैकेनिज्म है हमारे शरीर के, जो कि शरीर खुद करती है। तो एक चीज मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो शरीर के पास खुद की पावर है उसको हील करने की। हर रोग को शरीर खुद ठीक कर सकता है, बस एक जानकारी की जरूरत है, एक करेक्ट सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रोसेस को समझने की जरूरत है, और करेक्ट लिविंग स्टाइल को जीने की जरूरत है। तो एक चीज तो मैंने अभी तक क्लियर कर दिया, आपको एक चीज समझ आ गया होगा कि प्राण शक्ति क्या होती है। हमारे शरीर के अंदर एक प्राण शक्ति है, चाहे आपके शरीर में कोई भी रोग हो जाए उसको हील करने की पावर उसके पास है, लेकिन वो इमीडिएट नहीं करता है। आज खरोच आए, आप चाहो कि आज ही घाव सूख जाए तो नहीं होगा। नेचर पेड़ की तरह काम करता है, धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। बट हम चाहते हैं इमीडिएट रिजल्ट, तुरंत, इमीडिएट, अभी, आज। और इसीलिए हमें मेडिकल साइंस का सहारा लेना पड़ता है। तो जब आप नेचुरोपैथी में जाएंगे तो नेचुरोपैथी में फास्ट कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान ने फास्ट कुछ बनाया ही नहीं है। नेचुरल तरीके से चीजें होंगी तो समय लगेगा। घाव को नेचुरल तरीके से सुखाना है तो थोड़ा समय लगेगा, स्वेलिंग को नेचुरल तरीके से सुखाना है तो थोड़ा समय लगेगा, और उतने समय तक बॉडी को रेस्ट चाहिए। तभी तो टूटा हुआ हाथ को बांध दो ऐसे गले में और वो जुड़ जाता है बिना किसी दवा के। तो हर रोग को नेचुरोपैथी से ठीक किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में जितने सारे सेल हैं, जितने सारी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को समझना हमारे बस की बाहर की चीज है, क्योंकि आज तक कोई मेडिकल साइंस भी समझ नहीं पाया है। तो हम भी उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश नहीं करें। ट्रेस करते हैं कि आज के पहले जब रोग हुआ करते थे तो लोगों का क्या परसेप्शन होता था, बच्चे बीमार पड़ गए तो क्या परसेप्शन होता था? पहला परसेप्शन तो ये होता था कि नजर लग गई, तो नींबू मिर्चा लगाओ और ऐसे मिर्च जला दो
तो नजर उतर जाएगी और बच्चा ठीक हो जाएगा। तो हर घर में ये टोटका चलता है, और कभी कभी काम भी कर जाता है। अच्छा, काम मिर्च नहीं करता है, काम टोटका नहीं करता है, बस मन में एक पेशेंस आ जाता है कि अब ठीक हो जाएगा, और आपके पास इंतजार करने का समय मिल जाता है एक दिन, और तब तक नेचर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। तो मैजिक उस मिर्च में नहीं है या नींबू में नहीं है, मिर्च उस पेशेंस में है जो आपने दिमाग में डाल लिया। कभी कभी तो ये भी होता है ना, आप किसी बाबा के पास गए और बाबा ने ऐसे हाथ फेर दिया, आपको लगा अब ठीक हो जाएगा, अब आप 2 दिन इंतजार करेंगे, तब तक नेचर ने अपना काम करना शुरू कर दिया, वो ठीक हो जाएगा। अब बाबा की जय। तो बहुत सारे जो रोग होते हैं वो ठीक नेचर करता है, और जय जयकार बाबा की हो जाती है, जय जयकार मंदिर की हो जाती है, मस्जिद की हो जाती है। बस चेंज क्या हुआ, आपने एक पेशेंस ले लिया अपने अंदर, 2 दिन का समय आपको मिल गया। तो आप मंदिर ना जाएं, बाबा के पास ना जाएं, प्रेयर ना भी करें, मिर्चा ना भी करें, तो भी बीमारी ठीक होगी। तो जब हम प्रेयर करने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, बाबा जी के पास जाते हैं, तो 2 चीजें होती हैं, या तो ठीक हो जाएंगे या ठीक नहीं हो। ठीक होंगे तो जय जयकार, और नहीं ठीक हुए तो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे, रिकवरी के बाहर थे आप। तो दोनों ही केस में बाबा की जय जयकार हो जाती है या डॉक्टर की जय जयकार हो जाती है, लेकिन जो होता है वो नेचुरल तरीके से ही होता है। तो आप ये समझ जाइए कि आज के बाद से आपके माइंड में एक चीज तो बैठा लेनी है कि बिना दवाई के, ट्रीटमेंट के भी हम अपने किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं। और उसी प्रोसेस की मैं आज बात करने वाला हूं कि कौन से प्रोसेस को अपनाया जाए। और आपको एक चीज और समझ आ गई होगी कि जो बीमारी है ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। हमारी जो बीमारी है आपके शरीर को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। मान लीजिए कि लिवर में कुछ इन्फेक्शन हुआ, आपको पता कैसे चलेगा कि लिवर इन्फेक्ट हुआ है? बुखार आएगा, कुछ ना कुछ सिम्टम आएंगे शरीर में, सर दर्द करेगा, पेट में दर्द होगा, तभी तो पता चलेगा। तो ये बीमारी जो है ये तो आपको बचाने के लिए है, ना कि आपको मारने के लिए है। अगर ये सिम्टम नहीं आता तो आप शायद कोई एक्शन नहीं लेते, आप अनार खाना शुरू नहीं करते, नारियल पानी पीना शुरू नहीं करते। तो बीमारी हमेशा आपको बचाने के लिए आती है, ना कि मारने के लिए आती है। अगर बीमारी ना आए तो इंसान जल्दी मर जाएगा, और बीमारी नहीं आए तो इंसान कभी सुधरेगा भी नहीं। तो बीमारी आना बहुत जरूरी है। जिंदगी के सारे अच्छे डिसीजन जब इंसान बीमार होता है तभी लेता है। अपने लाइफ के सारे प्रोटेक्शन, अपने विल को लिखना, अपनी इच्छाओं को लिखना, सारे के सारे डिसीजन जो होते हैं हम अपनी बीमारी में ही करते हैं। तो जब बीमारी आती है तो आपको समझ लेना है कि अब खुद को सुधारने का समय आ गया है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है कि भाई बीमार पड़ गए, मैं ही क्यों बीमार पड़ा, इतने दिन से बीमार क्यों पड़ा। तो बीमारी हमेशा आपको अपने हेल्थ को बचाने के लिए आती है। तो कभी टेंशन में नहीं आना कि बीमार पड़ गए, बीमार पड़ गए मतलब अब सही होने का समय आ गया है। ये एक वार्निंग है, नेचर ने आपको एक वार्निंग दी है कि आप सफर कर रहे हो, आपके बॉडी में कोई इंजरी है, आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, सुधर जाओ और ढूंढने की कोशिश करो कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो जिस तरह से बाहर मैंने बताया कि आपको कांटा चुभ गया, वैसे अंदर भी बहुत सारी इन्फेक्शन होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, पेट के अंदर। तो आज हम उस पेट के अंदर क्या चलता है, बॉडी के अंदर क्या चलता है, उसकी बात करेंगे। उसमें सबसे पहली चीज आती है आपके बॉडी के अंदर पेन। कहीं बॉडी में कोई भी पेन हो रहा है,
तो उसे इग्नोर नहीं करना, कभी भी उसे आप इग्नोर नहीं करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उसका सोर्स क्या है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द पेन? हेडेक हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके सोर्स को जानने की कोशिश करेंगे। और आप एकमात्र इंसान है इस दुनिया में जो सोर्स को पहचान सकते हैं, और दुनिया में कोई नहीं पहचान सकता, कोई डॉक्टर नहीं पहचान सकता। ये जानने के लिए कि सर दर्द क्यों हो रहा है, वो आपको 50 टेस्ट लिख देगा, 2-4 लाख के टेस्ट आप करा लोगे, बट सोर्स उसका आप ही को पता है। डॉक्टर केवल टेस्ट कर सकता है, और हो सकता है कि सारे टेस्ट करा लो और सारे टेस्ट नॉर्मल आ जाएं, कहीं कोई प्रॉब्लम ना है। तो सोर्स आप ही को ढूंढना है, इसलिए मैं कहता हूं कि यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल। तो जब भी बॉडी बीमार पड़ती है तो सबसे पहले बॉडी का काम होता है अपने आप को ठीक करके वापस डिफॉल्ट स्टेट में पहुंचना। और जब वो बीमार पड़ती है तो तरह तरह के टेंट्रम्स करती है, तरह तरह के सिम्टम दिखाएगी, तरह तरह की, कभी वीकनेस आएगा, कभी दर्द होगा, कभी इन्फ्लेमेशन होगा, जलन होगा, बहुत तरह के तरीके अपनाती है उसको ठीक करने के लिए। बट हमें लगता है कि हमें प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर के पास भाग चलते हैं, जबकि वो एक नेचुरल तरीका है अपने आप को ठीक करने। जैसे शरीर में वायरल इन्फेक्शन हुआ, अब उस वायरस को जलाना है तो शरीर को गर्म होना पड़ेगा, तो शरीर अपने आप को गर्म करता है, फीवर क्रिएट करता है। हम जाते हैं और पैरासीटामोल 600 ml की खा लेते हैं, 600 mg की डोलो खा लेते हैं और उस फीवर को मार देते हैं। तो जब हमने मार दिया तो क्या हमारे शरीर का वायरस मरा क्या? नहीं मरा, वायरस तो रह गया, फीवर डाउन हो गया। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, भगवान ने क्रिएट किया है ना ये तो फीवर। भगवान ने जो बॉडी बनाई है वो एक प्राणिक शक्ति है, फीवर जो है ये एक प्राणिक पावर है, ताकि वो अपने आप को ठीक कर सके। लेकिन हम उसमें बैरियर डाल देते हैं, बाधा डाल देते हैं, दिन में 3 पैरासीटामोल खाते हैं और फिर शरीर वीक हो जाता है और कहते हैं कि बुखार से शरीर कमजोर हो जाता है। नहीं होता है, बुखार से शरीर कमजोर नहीं होता है, वो पैरासीटामोल खाने से कमजोर होता है। अभी काफी लोग बहुत दिन से जो मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोगों ने ठीक किया अपने बुखार को बिना पैरासीटामोल के। आपको कभी ऐसा लगा कि शरीर कमजोर हो गया? कभी नहीं लगा। तो इस चीज को हमें समझना है कि जब भी बॉडी बीमार पड़ी है तो ये अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही है और उसको, उसमें आपको मदद करना है, बाधा नहीं डालनी। तो आज के बाद से कहीं भी पेन हो, कहीं भी स्टैबिंग सेंसेशन आए आपको, कहीं आपको लगे जलन हो रही है, कहीं पेट में गड़बड़ी हो रही है, पेट से आवाजें आ रही हैं, तो उसको नकारिए मत, नकारना नहीं, इन्वेस्टिगेट करना है। हम इन्वेस्टिगेट इसलिए नहीं करते हैं, कुछ निकल गया तो क्या होगा, अपेंडिक्स निकल गया तो क्या होगा, कहीं कैंसर ना निकल जाए। तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, चलो जब देखा जाएगा बात, इग्नोर कर देते हैं। तो ये बिल्कुल हमेशा जो मैं कबूतर और बिल्ली वाली जो कहानी सुनाता हूँ बिल्कुल वैसी ही है, कि जब बिल्ली कबूतर को खाने जाती है तो कबूतर को लगता है क्या करें, चलो आंख बंद कर ले। तो उसे ऐसा तो नहीं है ना, बिल्ली बोले कि भाई अब तूने आंख बंद कर लिया तो हम तुमको नहीं खाएंगे, फिर वो जाके गप खा लेगी। तो हम भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं, जैसे कोई बीमारी आती है, कहीं कोई पेन होता है तो आंखों को बंद कर लेते हैं। और बहुत सारे लोगों की मौत इसी वजह से होती है, इग्नोर कर देते हैं चीजों। पता है ब्लड प्रेशर है, पता है डायबिटीज है, पता है कि पेट में अपेंडिक्स है, फिर भी इग्नोर किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब आईसीयू में जाने का समय हो जाता है। फिर डॉक्टर कहता है कि भैया आपको तो डायरेक्ट आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा। तो जब आपको ठीक होना है तो आपको नेचर के रूल को समझना होगा, नेचर के सारे रूल को समझना होगा। और पहला रूल ये है कि नेचर अपना काम धीरे धीरे करता है। फास्ट कभी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि नेचर बहुत फास्ट काम करेगा, नहीं करेगा।
कुछ लोग मेरे साथ ज्वाइन किए थे, पूछते हैं कि सर आपने कहा था कि ये प्रॉब्लम जो है 1 महीने में ठीक हो जाएगा, नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा पेशेंस रखो, नेचर अपने तरीके से काम करेगा, और जो कर रहा है उसको करने दो, शरीर को बीच में टेम्पर नहीं करना है। अगर स्किन ड्राई हो रही है तो होने दो ना, उसको कुछ तो हो रहा है ना, समथिंग इज हैपनिंग। कुछ तो हो रहा है मतलब आप कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो। बॉडी जैसे रिएक्ट कर रही है उसे करने दो। बस आप ये सोचो कि आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, आप योग कर रहे हो, आसन कर रहे हो, बॉडी अपने आपको सही करेगी। दैट्स द लॉ ऑफ नेचर। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, 2 महीने में, किसी का 4 महीने में, किसी का 6 महीने में हो सकता है, किसी को 2 साल भी लग जाए, किसी को 3 साल भी लग जाए। डिपेंड्स अपॉन प्रॉब्लम कितना है। अगर बहुत पुराना प्रॉब्लम है, 30-35 साल का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है 3-4 साल भी लग जाए। क्योंकि जंग जितना कठोर होगा उसको छुड़ाना भी उतना ही मुश्किल होगा। तो हेल्थ को अचीव करने के लिए आपको एक नेचुरल साइंटिफिक मेथड को समझने की जरूरत है। अब आते हैं हम, अभी तक हम बात कर रहे थे एक जनरल ट्रीटमेंट की, जनरल मेडिसिन की, जो कि एडल्ट के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब मैं अपने नैरेटिव को केवल बच्चों पे फोकस करता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1, जिस दिन से बच्चा कंसीव हुआ, पेट में आया, तो जब बच्चा बच्चा पेट में आया तो क्या वो बीमार आया या स्वस्थ आया? डिपेंड करता है कि जो बच्चा पेट में आया है वो बीमार है कि स्वस्थ है। डिपेंड करता है कि माँ कितनी स्वस्थ है। अगर माँ स्वस्थ नहीं है तो हो सकता है कि बच्चे की हार्ट बीट ही ना आए। बच्चे के दिल की धड़कन ही ना आए, क्योंकि माँ स्वस्थ नहीं है। हो सकता है कि हार्ट बीट आ जाए और कुछ बॉडी पार्ट्स डेवलप ही ना हो। ये भी हो सकता है कि माँ स्वस्थ नहीं है तो डॉक्टर कहे कि भाई 6 महीने में प्री मेच्योर डिलीवरी करनी पड़ेगी। माँ स्वस्थ नहीं है तो हो सकता है कि बच्चा पैदा होते ही जॉन्डिस का शिकार हो गया, जिस दिन पेट से निकला नहीं कि उसे जॉन्डिस हो गया। तो ये सब किस चीज के कारण है? ये सब बीमार शरीर के कारण है। जिस बीमार शरीर में बच्चा पल रहा है, अगर वो शरीर बीमार है तो बच्चे को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि वो स्वस्थ रहेगा? उसकी नाड़ी तो माँ के यूटेरस से ही कनेक्टेड है ना। माँ के बॉडी से ही सारा यूरिन, न्यूट्रिएंट्स को खींचना, सांस लेना, एक्सर्शन करना, सब तो माँ से ही होना है। तो माँ बीमार तो बच्चा बीमार। तो कभी आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि माँ बीमार है तो बच्चा स्वस्थ होगा, कभी नहीं। अगर बीपी की समस्या है तो बच्चे के अंदर उसके कुछ ना कुछ अंश मिलेंगे। डायबिटीज की समस्या है तो कुछ ना कुछ अंश मिलेंगे, और वो ट्रांसफर होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है वो 9 महीने का जो पीरियड होता है, पेट में जो बच्चा रहता है, उस टाइम पे माँ को कितना स्वस्थ रखा जाता है, कितना न्यूट्रिशन दिया जाता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप पूरे बच्चे के लाइफ को भूल जाइए कि 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल मैं अपने बच्चे की केयर करूंगी, आप वो सब भूल जाइए। केवल 9 महीने आप केयर कर लीजिए, आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। बाहर निकलने के बाद कुछ नहीं कर सकते, जो है अंदर करना है। अगर बाहर निकल गया और अपने 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 सारे रोगों को ट्रांसफर कर दिया तो बाहर फिर आप भी स्ट्रगल करेंगे, बच्चा भी स्ट्रगल। तो आपके घर में, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, उनको थोड़ा सा भी अवेयरनेस अगर आप ला सकते हैं कि जितना भी अटेंशन देना है वो 9 महीने में आपको देना है, और प्रयास करना है कि माँ बीमार ना रहे, ना उनको बीपी की समस्या रहे, ना थायराइड की समस्या रहे, ना डायबिटीज की समस्या रहे। अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो बच्चा बीमार ही पैदा होगा, और बच्चा पैदा होने के बाद भी हमेशा वो बीमार ही रहेगा। तो जब बच्चा बाहर आता है तो बच्चे को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि वो बीमारी लेके आया है अपनी माँ से, हालांकि उसमें कोई गलती नहीं है। और 3 साल लगते हैं उस बच्चे को इनहेरिटेड बीमारी से दूर होने में, 3 इयर्स। और वो भी तब जब उसको एक नेचुरल ट्रीटमेंट दिया जाए तब।
अगर उसको पैदा होते ही एंटीबायोटिक देना शुरू कर दिया तो शायद वो कभी उबर ही नहीं पाएगा। तो अगर आपके बच्चे को कोई बीमारी है तो भगवान ने नहीं दी है, और ना ही उस बच्चे ने खुद क्रिएट किया है, वो माँ से ट्रांसफर हुई है। और इस चीज को आपको समझना है कि अगर आप स्वस्थ हैं तभी आपके बच्चे स्वस्थ। हर एक माँ बाप को ये सोचना है। एक अच्छे इकोसिस्टम में ही बच्चा जो है हेल्दी रह सकता है। और ये क्वेश्चन पूछना बिल्कुल बेतुका है डॉक्टर से कि मेरा बच्चा कब सही होगा। डॉक्टर को थोड़े ठीक करना है, आपको ठीक करना है। डॉक्टर थोड़े कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठेका आपने लिया है ना। बच्चा आपका है, 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया बच्चे के साथ। बच्चा पैदा करना 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 20 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट। जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाए उसके सारे चीजों के लिए जिम्मेदार आप हैं। बीमार पड़े तो आप जिम्मेदार, क्लास में फेल हो जाए तो आप जिम्मेदार, कहीं गिर जाए तो आप जिम्मेदार, कुछ भी करे आप भी जिम्मेदार हैं। इस चीज को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना आप भी खुश रहेंगे और बच्चा भी खुश रहेगा। तो कभी डॉक्टर से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि डॉक्टर मेरा बच्चा कब ठीक हो। दूसरा एक बड़ा ही अजीब सा सच है जो मुझे बार बार परेशान करता है। बच्चा जब पहली बार पैदा होता है, आप सब लोग एक बार रिमाइंड कीजिए उस मोमेंट को। बच्चा पेट से निकला तो क्या आपने ये सवाल नहीं पूछा डॉक्टर से कि मेरा बच्चा कैसा पैदा हो, हाउ इज माई बेबी? जरूर पूछा होगा। सब कुछ ठीक ठाक तो है, सब पूरा स्वस्थ तो है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, क्या आपका अटेंशन उतना रह पाता है, या धीरे धीरे कम होने लगता है? आप धीरे धीरे चीजों को नकारना शुरू कर देते हैं। जितना अलर्टनेस आपको डे 1 में था, डे 2 में था, डे 3 में था, क्या 5 साल 10 साल के बाद भी उतना अलर्टनेस बच्चे के प्रति है आपका? कम हो जाता है। बिकॉज हम सोच लेते हैं थिंग्स आर ग्रांटेड। अब वो है हमारे पास। तो जो एक विश थी कि हमारा बच्चा हमेशा सही रहे, वो विश धीरे धीरे कम क्यों होने लगती है? और विश अगर इतनी ही अच्छी थी तो वो मदर अपने आप को इतना केयर क्यों नहीं करती है? जब उसे ब्रेस्ट फीडिंग करनी होती है तो अपने आप को न्यूट्रिशन देना क्यों भूल जाती है, जबकि उसको पता है कि दूध में वही चीजें जाएंगी जो वो खाएगी? फिर भी क्यों नहीं केयर करती है? कभी कटहल खा लिया, कभी बैगन खा लिया, कभी मटर खा लिया, और उसके बाद बच्चा रोना शुरू करता है। फिर भागते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर, चेक करो मेरा बच्चा क्यों रो रहा है। अरे जो आपने खाया है उसके हिसाब से रो रहा है ना वो। आप जैसा भोजन खाएंगे उसको समस्याएं होगी, वो नहीं पचा पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग का 2 साल का जो समय होता है, एक तपस्या का समय होता है माँ के लिए। 2 साल की तपस्या करनी होती है। लेकिन इतना पेशेंस नहीं है लोगों के पास, और ना ही उस तपस्या करने की शक्ति है, पावर है। क्योंकि वो चाहते भाई हम क्यों सेक्रीफाइस करें, हस्बैंड भी तो सेक्रीफाइस करे। हम ही क्यों सेक्रीफाइस करें? तो इस चीज को समझना जरूरी है कि ये जो पावर दिया है भगवान ने, केवल महिलाओं को दिया है। ये शक्ति केवल महिलाओं को है। तो ये तपस्या भी महिलाओं को ही करनी है। इस चीज को समझना है और अपने जबान पे लगाम लगानी है। और जब तक बच्चा दूध पीता है आपको नेचुरोपैथी को फॉलो करना है, नेचर को फॉलो करना है, प्रकृति को फॉलो करना है। अगर आपके पास आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनको आपको समझाने की जरूरत है कि अपने शरीर को एक अच्छा इकोसिस्टम बना के रखें। बॉडी के अंदर टॉक्सिन नहीं क्रिएट करना है, वेस्ट नहीं क्रिएट करना है, ड्रग्स ज्यादा नहीं लेने हैं, कॉफी नहीं लेना है, चाय नहीं लेनी है, सिगरेट अल्कोहल नहीं लेना है, क्योंकि डायरेक्टली बच्चे को अफेक्ट कर रहा है।
शरीर को डस्टबिन नहीं बनाना है, मंदिर बना के रखना है, ताकि मंदिर से भगवान की तरह बच्चा निकले। दूसरा, जब बच्चा छोटा होता है, मान लो 1 साल 2 साल 3 साल, तो एक चीज हम भूल जाते हैं, बच्चे की केयर और बच्चे की पैम्परिंग। दोनों चीजों में आपको अंतर समझना होगा। केयर होता है बच्चे के अच्छे के लिए, और पैम्परिंग होती है प्यार की वजह से। बच्चे ने चॉकलेट मांगी, आपने चॉकलेट दे दी, ये प्यार है या पैम्परिंग? सुबह में मम्मी से मामा मांगा तो मम्मी ने दे दिया, दोपहर में पापा से मांगा तो पापा ने दे दिया, शाम को ग्रैंडपा से मांगा तो ग्रैंडपा ने खरीद के दे दिया। सबने क्या दिखाया? प्यार दिखाया। लेकिन असली में क्या हो रहा है, यहाँ पे पैम्परिंग हो रही है। जो बच्चे ने मांगा वो खरीद के आपने दे दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे को जानकारी नहीं है कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। बच्चे को नहीं पता है कि आइसक्रीम के ऊपर एक्सपायरी डेट भी लिखा होता है। आपने बाजार से आइसक्रीम खरीदी तो कितनी बार देखा कि उस पर एक्सपायरी डेट है, वो एक्सपायर हो गया या अभी वो ठीक ठाक है? आपने जूस खरीदा मार्केट से, कितनी बार देखा उस पर एक्सपायरी डेट? बच्चे को क्या मतलब है? बच्चे को तो वो मिल गया, वो उसने पी लिया। जिम्मेदार कौन है, आप या बच्चा? तो बच्चे को कोई जानकारी नहीं है। आप यहाँ बैठ के जानकारी ले रहे हैं। मैं किसी बच्चे को बोला क्या भाई आप आके बैठो, नहीं, मुझे पता है कि आपको जानकारी की जरूरत है, आपको एजुकेट होने की जरूरत है, बच्चे को नहीं है। आप जैसे इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे बच्चे उसमें डल जाएंगे। हर दिन बच्चे को आइसक्रीम देना, हर दिन चॉकलेट देना, हर दिन, और तमाम तरह की चीजें मार्केट में आ गई हैं पैक्ड होके। इतनी सारी चीजें कि नाम गिनाना मुश्किल है, और हर दिन आप दे रहे हैं बच्चों को खरीद के। और वो सारे आइटम शुगर से बने हुए हैं। शुगर जैसे ही बॉडी में जाता है, तुरंत वो कार्बोहाइड्रेट, शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट से शुगर में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में जाता है, प्रोटीन में जाके वो टॉक्सिक बन जाता है, जहर बन जाता है, और वहीं से सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। तो सारी बीमारियों की जड़ है शुगर। बच्चों के अंदर सारी बीमारियों की जड़ है, पहली जड़ शुगर। एक जड़ जो है सबसे लंबी वाली, वो है शुगर। शुगर इंटेक बहुत ज्यादा होना। अगर आप आइसक्रीम खिला रहे हैं तो उसमें शुगर है, चॉकलेट खिला रहे हैं उसमें शुगर है, बिस्किट और कुकीज खिला रहे हैं उसमें शुगर है, जूस पिला रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा शुगर मिला हुआ है, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं उसमें शुगर मिला हुआ है। शुगर भर भर के दे रहे हैं आप। तो इस चीज को समझना हमें बहुत जरूरी है कि आखिर शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं, इकोसिस्टम खराब करना कहाँ से शुरू कर रहे हैं। दूसरा, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर बच्चे के ऊपर खर्च कहाँ करना है और कैसे करना है। इस चीज से आप अनजान हैं, और जाने अनजाने में आप उन सारी जगहों पे खर्च करते हैं जहां पे आपको नहीं करना चाहिए, और जहां पे करना चाहिए वहां पे बिल्कुल नहीं करते हैं। चलिए, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जिसके घर की आमदनी करीब 50-60 हजार रुपए 70 हजार रुपए आती है, एक सर्वे के हिसाब से ये एक्सपेंडिचर मैंने अपने रिसर्च में निकाला है। ओके, तो देखिए, जब बच्चा 0 से 3 साल तक होता है, तो ये 3 साल तक बच्चे को पालने में आपके करीब 11.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, जाने अनजाने में। और 5 साल तक जाते जाते, 3 से 5, अगले 3 सालों में करीब 9 लाख रुपए खर्च होते हैं। सर ये शायद ये विद इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल अमाउंट है? प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। अरे सर, विद इंटरेस्ट तो ये कम से कम 10 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो वास्तव में हम ऐसा ऐसा करते हैं, सारी कमाई तो बच्चों के ऊपर ही खर्च करते हैं। 6 से 8 9.5 लाख रुपए, 9 से 13 23 लाख 12 हजार रुपए, 14 से 17 करीब 25 साढ़े 25 लाख रुपए, 18 से 21 जो कि हायर स्टडीज का टाइम होता है करीब 50 से 51 लाख रुपए। ये रिसर्च कहता है, ये देखिए नीचे आपने देखा होगा ईटी ऑनलाइन रिसर्च, इकोनॉमिक टाइम्स का रिसर्च पब्लिश हुआ था। ठीक है, पूरा इसमें मैंने साइट भी किया हुआ है, ये मेरा कोई बनाया हुआ डेटा नहीं है, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन इंटरनेट।
आप भी वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आखिर हम ये पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये भी तो जानना चाहिए कि ये पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं, किन सारी चीजों में खर्च हो रहे हैं। तो वो भी डेटा इकोनॉमिक टाइम्स ने दिया हुआ है। आप देखेंगे कि करीब 18% एक्सपेंडिचर हम फूड के ऊपर कर रहे हैं। 18%। हाउसिंग के बाद दूसरा नंबर है फूड का। 18% एक्सपेंडिचर फूड पे कर रहे हैं, और यहीं से सारी बीमारियां शुरू हो रही हैं। और 9% हेल्थ केयर पे कर रहे हैं। तो ये डेटा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहाँ करें बच्चे पे, और किस तरीके से कर रहे हैं। 100 में करीब ये 27-28% जो है आप केवल हेल्थ और फूड पे खर्च कर रहे हैं। फिर भी बच्चा बीमार क्यों हो रहा है? इसका मतलब ना आप हेल्थ की केयर कर रहे हैं और ना फूड की केयर कर रहे हैं। इतने लाखों रुपए खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन सही जगह पे सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, गलत जगह पे गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। जब उसको फल खिलाना चाहिए तो आप चॉकलेट खिला रहे हैं, ये समझ के कि मेरा बेटा खुश हो गया, मेरा बच्चा खुश हो गया चॉकलेट। शायद ये आपने नहीं सोचा कि हमने उसको जहर खिलाया है। एक आइसक्रीम खिलाई और चेहरे पे मुस्कान आ गई तो आप खुश हो गए। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि आप बच्चों को खुश नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में उनको मार रहे हैं, हर दिन मार रहे हैं, बिट बाय बिट, धीरे धीरे धीरे। और उसी का असर होता है कि बच्चे को खांसी शुरू हो गई, 4 साल 5 साल 6 साल में बच्चे को बलगम आने लगा, निमोनिया हो गया, बुखार हो रहा है तो ठीक ही नहीं हो रहा है। आप ही जिम्मेदार हैं उसके लिए। जैसा आपने इकोसिस्टम बनाया है, आपका इकोसिस्टम जिम्मेदार है उसके लिए। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने आप को हमेशा हेल्दी रखने की कोशिश करता है। नेचर ने उसको हेल्दी बनाया है। भले ही आपने हेरिडेटरी में प्रॉपर्टी में बहुत सारी बीमारियां दे दी हो, लेकिन भगवान का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता। तो मैं ये मानता हूं कि अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है, आप बीमार पड़ते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार ऊपर वाला नहीं है। भले ही हम कहते हैं भगवान मैं ही आपको मिला था क्या बीमार करने के लिए। तो आप कितने दिन जिंदा रहेंगे वो आप ही को डिसाइड करना है। आपके कर्मों से डिसाइड होगा कि आप कितना दिन जिंदा रहेंगे। मैं ये मानता हूँ। ऐसा कोई कुछ प्री डिफाइंड नहीं है कि ऊपर वाले ने लिखा है कि आप 40 साल ही जिंदा रहोगे। हो सकता है 2-4% सही हो ये भी, बट मैं तो यही मानता हूँ कि आप अपने कर्मों से डिसाइड करेंगे कि आपको कितना दिन जिंदा रहना है, आपके बच्चे को कितना दिन जिंदा रहना है। सब हमें खुद ही डिसाइड करना है। और ये फिलॉसफी 1920 में जीन पॉल सार्त्रे ने एग्जिस्टेंशियलिज्म में दे दी थी कि आप अपने कर्म का निर्धारण खुद ही करेंगे। जब बच्चा बच्चा पैदा होता है तो उसका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जितने ग्लैंड्स होते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सारे लीवर, ये सारे जो होते हैं बड़े अच्छे कंडीशन में होते हैं। सबको टेस्ट किया जाए तो बिल्कुल सही सारे एक डिफॉल्ट स्टेट में सही मात्रा में आएंगे। बॉडी के अंदर कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस सब कुछ सही मात्रा में, विटामिन B12 सब सही मात्रा में। फिर खराब कहाँ होता है, कब हो जाता है? डे वन पे सब कुछ सही है, 3 साल 4 साल होते होते सब गड़बड़ हो गया। आयरन चेक कराया तो आयरन की कमी हो गई, पोटेशियम चेक कराया पोटेशियम की कमी हो गई, कैल्शियम चेक कराया कैल्शियम। अरे ये सब कैसे हो रहा है? क्या भगवान जिम्मेदार है इसके लिए? ये सबके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। कुछ चीजें आपने उसके ब्लड में ट्रांसफर कर दी हैं जब वो वुम में था, और कुछ चीजें बाहर आने के बाद आपने ट्रांसफर कर दी हैं प्यार दिखाने के चक्कर में, और उसके शरीर में जहर भर जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई कोई मदर है और उसको ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी की बीमारी है, और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो क्या होगा? क्या बच्चा उसको इनहेरिट करेगा उसमें से? बिल्कुल करेगा। 100% बच्चा उस बीमारी को इनहेरिट करेगा। और जैसे बच्चा पैदा होगा उसको म्यूकस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी।
हमेशा नाक बंद रहना, मवाद आना मुंह से, नाक से खून आना, ये सारी समस्याएं बच्चे के अंदर रहेंगी। इसका मतलब आपने इनहेरिट किया है, हेरिडिटरी डिजीज है, और उस बच्चे को पूरी जिंदगी सांसों की समस्या रहेगी। और जब वो किंडर गार्डन जाने लगेगा, क्लास जाने लगेगा, तो हो सकता है कि आगे चलकर उसको निमोनिया भी बहुत जोरों से हो जाए। उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये ट्रांसफर हुआ है। टॉक्सिन्स हमेशा ट्रांसफर होते हैं, जहर हमेशा माँ से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो इसके अलावा अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो बच्चे के अंदर स्किन में रैशेज होना, पिगमेंटेशन होना, वॉमिटिंग होना, फीवर होना, ये सब एक ही कैटेगरी से हैं, वही माँ के ब्लड से ही आए हैं सारे। और सबका एक कॉमन सिम्टम है कि जो ब्लड है उसके अंदर पॉइजन है, जो लीवर है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, जो शरीर के अंदर टॉक्सिन है उसको पचा नहीं पा रहा है, छान नहीं पा रहा है, किडनी फंक्शन फंक्शन नहीं कर पा रही है, जो शरीर में जहर इकट्ठा है उसको बॉडी बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो वो बीमारी के रूप में बाहर निकालने की कोशिश करेगी। कभी लूज मोशन के सहारे, कभी उस जहर को जलाने के लिए शरीर को गर्म करके फीवर के सहारे, कभी नाक के सहारे, नाक के बलगम के सहारे। तो जितने एक्सक्रेटरी सिस्टम है जिससे हमारे शरीर से जहर बाहर निकलता है, हर जगह से उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगी, प्राण शक्ति काम करेगी। लेकिन बीच में अगर आपने इंटरफेयर कर दिया, एंटीबायोटिक खिला दिया, पैरासिटामोल खिला दिया, तो वो सिस्टम फिर से रुक जाएगा, और कुछ देने के लिए तो बच्चा सही हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो कमजोर हो जाएगा। उसके सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाएगी, उसको याद करने की क्षमता कम हो जाएगी, मेमोरी कम हो जाएगी, बिना मतलब के बच्चा टेंशन में रहने लगेगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी। तो ये सब सिम्टम होते हैं बीच में नेचर को इंटरफेयर करना। तो मेरे हिसाब से, और जितना मैंने स्टडी किया है अपने एंशियंट वैदिक सिस्टम को, दो ही कारण होते हैं हमारे बीमारी को शुरू होने के लिए। पहला, हमारा खान पान और हमारा लाइफस्टाइल, और दूसरा एक्सटर्नल बैक्टीरिया एंड वायरस लाइक कोविड। दो ही दो ही मेन रीजन है, दो ही जड़ें हैं इस पेड़ की, हमारा जो शरीर रूपी पेड़ है इसकी दो ही जड़ें हैं। तो अगर हम अपने खान पान इकोसिस्टम को, लाइफस्टाइल को सही कर लें, तो 50% बीमारियां खत्म हो जाए। अब बची हैं 50%, जो कि एक्सटर्नल बैक्टीरिया से, कोई स्कूल से लेके आ रहा है, कोई प्ले ग्राउंड से लेके आ रहा है, किसी और को हो रखा है, वहां से कॉन्टेजियस होकर ट्रांसफर हो गया। तो अब वहां पे क्या है कि मान लीजिए एक वायरस है, वायरस बच्चा ए से बी में ट्रांसफर हुआ, अब बी के अंदर उस वायरस को अगर रहना है, तो उस वायरस को पहले तो एक घर चाहिए, उस वायरस को एक इकोसिस्टम चाहिए जिसमें वो रह पाए। अगर उस वायरस को वहां पे एक इकोसिस्टम मिला, तब तो वो रहेगा और एंजॉय करेगा और अपनी बढ़ोतरी शुरू करेगा, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 12। और नहीं नहीं मिला इकोसिस्टम तो वही मर जाएगा। तो उस वायरस को रखना या नहीं रखना, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये भी आप ही डिसाइड कर रहे हैं। आपके अंदर उस वायरस से लड़ने की क्षमता कितनी है, मेटाबॉलिज्म कितना है, इम्यूनिटी पावर कितना है आपका, वो कैसे डिसाइड होगा? अगेन कमिंग बैक टू आपका लाइफस्टाइल एंड आपका फूड। तो कुल मिला के ऐसे गोला बनाया जाए तो केवल एक ही जड़ है, आपकी लाइफस्टाइल और आपका फूड। अगर ये दोनों चीजें आपने सही कर ली, तो कभी कोई बीमारी आएगी नहीं, और आएगी तो जल्दी चली जाएगी। जो नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार होता है, उसमें हमें क्या करना चाहिए बच्चे को? जैसे आपको पता चला कि उसे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गई, तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्योंकि शरीर हमेशा पहले फीवर से रिएक्शन करता है, फीवर दिखाता है कि शरीर में प्रॉब्लम है।
फर्स्ट थिंग इज फीवर। तो क्या फीवर होते ही इमीडिएट आपको दवा दे देनी चाहिए, कालपोल, पैरासीटामोल या जो भी है बच्चे को दे देना चाहिए, या इंतजार करना चाहिए? तो इसका रीजन मैं बता दूं कि बच्चे को बीमारी तब होती है जब या तो उसने आइसक्रीम खाई है, और वो भी आइसक्रीम कौन सी, जो कि एक्सपायर हो चुकी है या होने वाली है। वैसे आइसक्रीम के ऊपर 1 साल का एक्सपायरी डेट लिखा होता है। आप सुबह दूध गर्म करो, शाम को खराब हो जाता है, लेकिन आइसक्रीम वाला दूध 1 साल चलता है। सोच रहे हो आप क्या मिलाया उसने? 1 साल तक दूध खराब नहीं होता है, और 2 साल भी रख दो तो भी वो वैसा का वैसे ही रहेगा। वो लिखा रहता है 1 साल, 2 साल के बाद भी आप उसको खाओ तो उसमें वही टेस्ट आएगा। क्योंकि हर एक वो चीज जिसको या तो पूरा गर्म कर दिया जाए या पूरा ठंडा कर दिया जाए और उसमें चीनी मिला दी जाए तो अच्छी ही लगेगी। इसलिए चाय आप हमेशा गर्म पीते हैं, कभी ठंडी चाय पी के देखिए। जो चाय गर्म नहीं है, ठंडी हो चुकी है, बर्फ नहीं, ठंडी नॉर्मल ठंडी हो चुकी है, कोई टेस्ट नहीं आएगा उसमें। आइसक्रीम पिघल जाए और नॉर्मल स्टेट में आ जाए, फिर आप उसको खा के देखिए, कोई टेस्ट नहीं आएगा उसमें। तो ये बिजनेस है कि अगर चीजों को बेचना है तो उसमें चीनी मिलानी है, या तो बहुत गर्म करके बेचना है या बहुत ठंडा करके बेचना। कोल्ड कॉफी आ गया, कोल्ड टी आ गया, बर्फ करके देना है। तो बच्चे बीमार तभी पड़ेंगे या तो आइसक्रीम खाई है, या बहुत ज्यादा चॉकलेट खाया है, बहुत ज्यादा चिप्स खाया है, कुरकुरे खाया है, मिक्सचर खाया है, कुकीज खाई है, बिस्किट खाई है भर भर के, तभी ये प्रॉब्लम आएगा। चिप्स खाई है, स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, लीवर उस स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। कुरकुरे खाइए, पूरा स्टार्च है, फुल स्टार्च, अब उसको जलाएंगे ना कुरकुरे को तो जलेगा बिल्कुल दिए की तरह। कभी ट्राई कीजिएगा जला के कुरकुरे को, कंप्लीटली स्टार्च, 100% स्टार्च, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टार्च टॉक्सेमिया। टॉक्सेमिया मीन्स जहर, स्टार्च से बना हुआ जहर जहर। चॉकलेट और आइसक्रीम से है तो शुगर टॉक्सेमिया, शुगर से बना हुआ जहर, और इसी से बच्चे बीमार होते हैं। या फिर कहीं से लेके आते हैं, कोई और बीमार है वहां से कंटेजियस डिजीज को, कम्युनिकेबल डिजीज है तो लेके आते हैं स्कूल से, प्लेग्राउंड से। पुराने जमाने में से मीजल्स कहा जाता था, मीजल का वैक्सीन भी लगता था, मीजल का इंजेक्शन भी लगता था। अब मीजल के अलग अलग स्टेज भी हैं, आजकल उसके और कई सारे नाम आ गए, इन्फ्लुएंजा हो गया है, नॉर्मल कफ एंड कोल्ड कह देते हैं, बट कुल मिला के चीज एक ही है। इसमें जो डिफेक्टेड पार्ट होता है बॉडी का वो होता है लिवर। जब भी सर्दी खांसी बुखार आते हैं तो कौन सा पार्ट डिफेक्टेड होता है? लीवर। क्योंकि लीवर उस जहर को बाहर नहीं निकाल पाता, तो लीवर उसको जलाने की कोशिश करता है, बॉडी की प्राण शक्ति उस जहर को जलाने की कोशिश करती है, फीवर क्रिएट करती है। और सबसे ज्यादा बॉडी का गर्म पार्ट उसमें होता है लिवर। अगर बॉडी का टेम्परेचर 100 है तो लीवर का 110 डिग्री होता है, और बॉडी का ये ऑटोमेटिक रिएक्शन है। और अगर हमने वेट किया 1 से 2 दिन, 3 दिन, डिपेंड्स अपॉन कि शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम कितनी है, 2 से 3 दिन में वो फीवर अपने आप डाउन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जब वो सारे जहर जल जाएंगे, टॉक्सिन सारे जल जाएंगे, फीवर विल कम डाउन। और कभी आपने देखा है फीवर इतना बढ़ गया 120 डिग्री, 130 डिग्री, 150 डिग्री? नहीं होता है। बॉडी का मैजिक है, 102, 103, 104, उससे ऊपर जाना ही नहीं है। और जितना फीवर ऊपर जा रहा है समझ लेना उतना जहर ज्यादा है। 100 डिग्री में वो जहर नहीं जल रहा है तो बॉडी उसके फीवर को बढ़ाएगा, 102 करेगा। उसमें भी नहीं जल रहा है तो 104 करेगा। उसमें भी नहीं जल रहा है तो 105 करेगा। इसलिए हमेशा टेम्परेचर भी वेरी करता है फीवर का। तो टेम्परेचर बढ़ा तो करना क्या है? क्योंकि ऐसे में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें तो कभी कभी होता है कि वो फीवर आपके दिमाग तक चढ़ जाता है, सर में चढ़ जाता है, और वो बड़ा डेंजरस होता है। तो जब भी फीवर आए तो सबसे पहले आपको चेक करना है, घर के अंदर एक थर्मामीटर रखना है और अंडर मॉनिटरिंग रखना है। बच्चे को मॉनिटर करके रखना है, एक डायरी मेंटेन करनी है कि 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे क्या टेम्परेचर हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, स्टैटिक है। अगर बढ़ रहा है इसका मतलब शरीर में जहर की मात्रा ज्यादा है, बॉडी आप उस जहर को जलाने के लिए अपने टेम्परेचर को बढ़ा रही है। अब आपको अलर्ट हो जाना है।
102 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टेम्परेचर 102 है तो आपका बच्चा सेफ है। बस आपको एक ठंडी पट्टी देनी है और बॉडी में स्पॉन्जिंग करनी है, उसे नहला देना है। जब भी आपको लगे 102 हो गया तो एक बार उसको नहला देना है। तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होना शुरू। एक बार आपने स्पॉन्जिंग कर दी बॉडी की, 2 बार स्पॉन्जिंग कर दी, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन। एंड दैट्स ए नेचुरल प्रोसेस। पुराने जमाने में भी ऐसे ही होते थे। बकरी की दूध की पट्टी चढ़ाई जाती थी। बकरी का दूध पिलाया जाता है, बट बकरी का पिलाया नहीं जाता है, पट्टी लगाई जाती है, ठंडा होता है वो। पट्टी चढ़ाई जाती हाँ, पट्टी लगाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको टेम्परेचर मेजर करना है, और 102 के नीचे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम क्या करना है, उसे रेस्ट देना है, फुल रेस्ट। बॉडी तभी रिकवर करती है जब वो रेस्ट करती है, चाहे आप बीमार पड़े चाहे बच्चे बीमार पड़े, रेस्ट चाहिए बॉडी। लेकिन आजकल समय किसके पास है, बीमार पड़ गए भाई, ऑफिस जाना है, छुट्टी नहीं मिल रही है, जल्दी जल्दी दवा खा के ठीक हो लो, तो प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों को रेस्ट देना है। कौन सा रेस्ट, फिजिकल रेस्ट। तीसरा काम क्या करना है, खाना बंद कर देना है। बंद करना मतलब ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। आप देखेंगे अगर बच्चे बीमार पड़ेंगे तो खाना बंद कर देते हैं। दैट इज ऑल्सो ऑटोमेटिक रिएक्शन ऑफ द बॉडी। खाना क्यों बंद करते हैं, लीवर को रेस्ट चाहिए। लीवर काम कर रहा है आपके शरीर को सही करने के लिए। आप बोल रहे हो नहीं वो काम छोड़ो, तुम ये खाना पचाओ पहले। सर, वो खाना अपना अच्छा काम, ही लगता है। नहीं फीवर खाना में अच्छा बुखार। इसीलिए नहीं लगता ना, इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। वो भगवान ने ऐसा बनाया है बॉडी को। फिर हम जबरदस्ती करते नहीं, बच्चा जो है ना कमजोर हो जाएगा, सुबह से कुछ खाया नहीं है, ठूस दो मुंह में। कुछ नहीं तो मोबाइल दिखा के ठूस दो, टीवी दिखा के ठूस दो, जबरदस्ती। और उससे क्या होता है कि बच्चा और ठीक नहीं हो पाता है, उसके ठीक होने के चांसेस और कम होने लगते हैं। तो जितना रेस्ट देंगे पेट को, उतना जल्दी रिकवर करेगा। और कुछ खिलाना ही है तो आप नारियल पानी दे दो, वेजिटेबल का पतला सूप बना के दे दो, 2 चम्मच 4 चम्मच, जितना मन कर रहा है उतना, जबरदस्ती नहीं। क्योंकि पेट, आदमी 2 दिन भी नहीं खाएगा ना तो मरेगा नहीं, इसकी गारंटी है। बॉडी के अंदर हमेशा इमरजेंसी फूड जमा रहता है, इमरजेंसी फैट जमा रहता है, जिससे इंसान 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। 1 हफ्ते तक बिना खाए पिए 1 हफ्ते तक जिंदा रह जाता है। तो फिजिकल रेस्ट देना है, पेट को रेस्ट देना है, स्पॉन्जिंग करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, फीवर की मॉनिटरिंग करनी है। हड़बड़ाना नहीं है, डॉक्टर के पास दौड़ के भागना नहीं है, एंटीबायोटिक ना के बराबर देना है। अगर आपको लगे कि फीवर 104 103 104 जा रहा है और स्पॉन्जिंग से भी काम नहीं चल रहा है, सारे तरीके फेल हो गए, तो आप उसको एनिमा कराना शुरू करो। ठीक है, एनिमा 6 साल से ऊपर के बच्चों को कराया जा सकता है। उसके लिए कैथेटर पतला वाला आता है, बिल्कुल पतला कैथेटर होता है। आप बोलेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप वही डब्बा यूज करेंगे। आपको थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा। जैसे वो एनिमा लेगा तो एनिमा सीधे सीधे जाके लीवर को ठंडा कर देगा। लीवर ठंडा, बॉडी का टेम्परेचर डाउन। दिन में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार एनेमा कराइए। 2 दिन एनेमा कराएंगे, टेम्परेचर विल कम डाउन। तो नेचुरोपैथी के अंदर कहीं कोई दवा है ही नहीं, सब नेचुरल तरीका है। नेचुरल तरीके से आप बच्चे को ठीक कर सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी और थोड़ा सा पेशेंस अगर आप बना के रखें तो सारी दवा रोगों को ठीक किया जा सकता है। और अब मैंने बताया कि फूड और लाइफस्टाइल। तो फूड तो आपको पता है कि अब क्या देना है। आज के सेशन के बाद से जो लोग सेशन में हैं, अभी आपको पता चल गया होगा कि फूड क्या देना है। अपने इकोसिस्टम को सुधारेंगे। घर में एक टोकरी रखनी है, फलों की टोकरी रखनी है, और इसमें 3 4 तरह के फल हमेशा रहने चाहिए। 24x7 365 डेज एक टोकरी के अंदर फल रहने चाहिए। घर में बिस्किट, मिक्सचर, कुरकुरे ये सब बंद कर दीजिए। कोई बीमारी नहीं आएगी, आप बीमारी खरीद के लाते हैं।
दुकान में जाते हैं ना, वो जहर की दुकान, जिसे मैं कहता हूँ जहर की दुकान, जो मिठाइयों की दुकान, कुरकुरे की दुकान, ये सब जहर की दुकान है। तो वहां से हम बीमारियां खरीद के लेके आते हैं, पैसे भी देते हैं और बीमारियां खरीद के लाते हैं। तो वो काम बंद कीजिए। कुछ बनाना है, आइसक्रीम खिलाना है, घर पे बनाइए, घर पे खिलाइए। चिप्स बनाना है, चिप्स भी घर पे बनाइए, घर पे खिलाइए। समोसा बनाना है, घर पे बनाइए, खिलाइए। बट नॉट एवरी डे, क्योंकि घर पे तो आप रोज बना नहीं सकते ना, महीने में एक दिन कभी मन किया तो आप बनाइए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खिलाना ही नहीं है, खिलाओ, घर का बना खिलाओ। बाहर सारी चीजें पाम ऑयल में तली जाती है, 30 रुपए लीटर पाम ऑयल मिलता है, 30 रुपए। आप घर में बनाएंगे तो कम से कम सरसों तेल में बनाएंगे, ऑलिव ऑयल में बनाएंगे, अच्छे तेल में बनाएंगे। दूसरी चीज, बच्चों को एक्सरसाइज मोबाइल वाली निकाल के फिजिकल करानी शुरू कीजिए। मोबाइल में चेस खेलना, मोबाइल में क्रिकेट खेलना, मोबाइल में फुटबॉल खेलना, ये आजकल आदत बन गई। सारे गेम मोबाइल में खेलते हैं और फिट फील करते हैं, आई एम वेरी हेल्थी। वो बंद करना है और प्ले ग्राउंड में लेके जाना है, योगा कराना है, एक्सरसाइज कराना है, रनिंग कराना है। जितनी मोबिलिटी रहेगी, बॉडी उतना हेल्दी रहेगा। लेकिन समय किसके पास है? तो जो करता है धरता है सब आप ही हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो इवनिंग सेशन है, जिसमें आपके बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी डूइंग गुड, जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें लाने की कोशिश कीजिए, एक हैबिट में डालिए। योगा करने से बच्चे ओबीडियंट बनेंगे, एक चीज की गारंटी है, जो आजकल खत्म हो गई है। बच्चे ओबीडियंट नहीं आते, बच्चे किसी से सुनते ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या, बच्चे माँ बाप की सुनना बंद कर चुके हैं, ओबीडियंस ही खत्म हो चुकी है। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज बची नहीं, खत्म हो चुकी है। और वो योग करने से आएगी, इसकी मेरी गारंटी है। जो लोग करा रहे हैं, जिनके बच्चे कर रहे हैं, वो फील कर पा रहे हो। शबनम इज वन अमंग देम, जिनके अभी असद और अहद दोनों लोग कर रहे हैं काफी दिनों से। शबनम, आपने फील किया होगा कि पहले से वो ज्यादा ओबीडियंट हो गए हैं, ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं। जी सर। और एक रिदम भी आ गया है सर बच्चों में, मतलब एक टाइम पे, मतलब अर्लियर हम लोगों को बहुत उनके पीछे लगना पड़ता था। नाउ एटलीस्ट दे आर फीलिंग दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए, तो आज हमने एक डिजीज के ऊपर बात की है। आने वाले सेशन में और भी बीमारियों के ऊपर हम कवरेज करते रहेंगे, आपको नॉलेज देने की कोशिश करते रहेंगे। आप इसको यूज कीजिए, एक्शन में लाइए, तभी मेरा जो सेशन है वो सार्थक होगा।